तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, मुझे आज कॉपी मार के सॉल्व करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम लोग बोर्ड पे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास कॉपी में होगा। तो क्या लिखा है, 12C10 लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन का सवाल आ चुका है, ये मैं 6.3 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इससे पहले 6.1 और 6.2 को मैंने कंप्लीट कर दिया था, ये 6.3 है। इसको आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपने क्या सॉल्व करना है, 12C10। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो आपके पास कैलकुलेटर का होता है और एक आपके पास मतलब फॉर्मूला के तहत करना होता है। मैं फिलहाल आपको ये फॉर्मूला के तहत सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना आपने क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है C होता है ऊपर, N और R होता है, CNR। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल और मेरे पास एक होता है क्या, N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, जब भी हमें कॉम्बिनेशन का निकालना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसके क्या करना होगा, हमें इस पर वैल्यू पुट करना होगा। चलो पुट करके देखते हैं। n के फैक्टोरियल मतलब n ऊपर वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि n मेरे पास किसके बराबर है, 12, जबकि r मेरे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मेरे पास 12 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल मतलब 10। तो 10 लिखूंगा, इसका फैक्टोरियल लिखूंगा और उसके बाद क्या लिखूंगा, फार्मूला में n माइनस r है, तो मतलब क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 और उसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, 12 माइनस r और उसका फैक्टोरियल। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में आना है, आपने 12 लिखना है। ठीक है, 12 लिखने के बाद शिफ्ट दबाना है और आपने ये x वाला टर्म है ना, इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास 12 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। तो उसको जब इक्वल करोगे तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो लिख लेता हूँ मैं। क्या आ रहा है मेरे पास कि 12C10 की जो वैल्यू बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 47900160। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें 10 का फैक्टोरियल लेना होगा। तो 10 लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और फैक्टोरियल का निशान डालूंगा तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 362880। पहला सवाल आपको बिल्कुल ब्रीफली करके समझा रहा हूँ। 12 में से 10 के तो मेरे पास क्या बचा, 2 और मेरे पास 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7257,600। तो इसकी जगह क्या लिखा सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 12C10 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47900160 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 7257,600। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करना होगा। चलो डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो मैं करता हूँ इसको डिवाइड, जो आंसर मेरा आया था उसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 47900160 से। तो देखते हैं क्या आ रहा है, मेरे पास 66 आ रहा है। तो मतलब 12C10 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मेरे पास 66 होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से हमने निकाल कर दिखा दिया। अब आपको मैं सेकंड तरीकेकार बताता हूँ, उसके तहत आप किस तरह से निकाल सकते हो वो भी बता देता हूँ। लेकिन तो आपको ब्रीफली मैं समझा के करा है ना। लेकिन एक और सवाल करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 12C3 लिखा हुआ है। क्या लिखता हूँ, 12C और 3। तो आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपल फार्मूला लगाना होगा। क्या, NCR फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ, n मतलब 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, r का फैक्टोरियल है तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल और 12 माइनस r तो मतलब 12 में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, 3 और उसका क्या ले लूँगा, फैक्टोरियल ले लूँगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 12C3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 की जगह मैं 12 का फैक्टोरियल ही लिख रहा हूँ फिलहाल और 3 का फैक्टोरियल वैसे ही उतर जाएगा। और 12 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 12 है ना, 3 हटा दो तो मेरे पास 11 13 मतलब मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 12 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 9 और 9 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या लिखना होगा, अपॉन का निशान डालना होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 12। तो 12 लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, फैक्टोरियल लिखूंगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 लिखूंगा और इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास फैक्टोरियल आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज और 9 आ जाएगा और इसका ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट दबा के फिर मैं फैक्टोरियल दबा दूंगा। तो मेरे पास देखो आंसर क्या आ रहा है, 220। ठीक है, क्या आ रहा है, 220 आ रहा है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, 12C3 किसके बराबर हो जाएगा, 220। तो मेरे पास देखो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड आउट होकर के आ गई। कितने आसान तरीके से। चलो आ जाओ, एक और मेथड बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट ही कर लोगे सॉल्व। तो वो मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के अलावा और कहीं कुछ किसी और चीज़ में फ़िलहाल तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं तमाम क्वेश्चंस आपको क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास इसी का, वो क्या लिखा हुआ है, 20 और 17, 20 और 17, ठीक है। अगर इस तरह से भी लिखा हुआ होगा ना, तो उसका मतलब ये मत समझना ये एन ही होता है और ये आर ही होता है, ये कॉम्बिनेशन की ही बात किया जा रहा है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद एन किसके बराबर है, 20 के, और आर किसके बराबर है, 70 के। हमें मालूम होता है 20 सी आर किसके बराबर होता है, एन के फैक्टोरियल अपॉन आर के फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलो आज जो इसको लिख लेते हैं, 20 लिखेंगे, आर की जगह क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, जो 17 लिखा हुआ है 17 का फैक्टोरियल, एन मतलब 20 माइनस 17 और उसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता था। तो कैसे लिखेंगे, 20C17 लिखेंगे, और इसको ज़रा मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ 20 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, 17 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा। 20 में से 17 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और 3 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ये पूरा वही तरीक़ेकार से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक और तरीक़ेकार बता देता हूँ। क्या लिखा है, 20 लिखा हुआ था ना, आपने 20 लिखना है, शिफ्ट दबाना है, और ये जो डिवाइड का निशान है ना, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, 17 है, तो आप डायरेक्ट 17 भी लिख सकते हो। इक्वल टू का निशान डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1140। देखो आप पर डिपेंड करता है कि आप जैसे भी सॉल्व कर लो। अगर पेपर में आ जाता है कि सॉल्व करने के लिए आपको पूरा सोल्यूशन करना है, तो फिर देन आपने फार्मूला लाया करना है। फिलहाल ये एमसीक्यूज़ में आएगा, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना भी सिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास 7 और 4। तो क्या लिख दूंगा, 7 और 4, ठीक है। तो आप क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा एन की वैल्यू क्या है 7 और आर की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा कि मेरे पास एन सी आर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो इसको लिख लेते हैं। इसमें एन का फैक्टोरियल क्या है मेरे पास, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, और 7 माइनस आर मतलब 3 फैक्टोरियल। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलो आज इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 7 लिखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, और मैं डिवाइड का निशान डालूंगा, तो मेरे पास सी आ जाएगा। और उसके बाद आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 है, तो 4 लिखूंगा। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 35 आ रही है। तो हमारे पास आंसर क्या है, बिल्कुल सही 35 आ रहा है, बुक के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो एन सी 4 होगा, ठीक है। तो NC4 की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। चले हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। चले आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट क्वेश्चन, और उसमें देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन। देखो हमने इसका ना पी वाले टर्म से करवा था, सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन के तौर पे सॉल्व करना है, तो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने 6.2 में अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने आपको सोल्यूशन लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी उतार देना होगा। तो मैंने उसको उतार दिया। हमें मालूम है कि NC2 जो है वो किसके बराबर होगा, n के फैक्टोरियल के बराबर होगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और फिर n-2, तो n-2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ये इसके बराबर होगा। क्यों ना मैं NC2 की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दूं, कर सकता हूँ ना पुट, तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बना दिया फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, n का फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, n-2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, जो कि बराबर किसके, 21 के बराबर है, ठीक है। अब याद रखना हमारे पास ये n-2 है और ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। बेटा हमें मालूम है ना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वो उस वैल्यू को हम आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। किस तरह से, अगर ये n है तो अगर मुझे इसके आगे वैल्यू जाना है तो मैं n में एक n-1 कर दूंगा, ठीक है। तो n-1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, n-2 होगा, और फिर उसके आगे कंटिन्यूसली चलते रहेगा। हमें वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक नीचे वाली वैल्यू हो, ठीक है। तो n-2 तक है, तो मैं n-2 तक ही लेके जा रहा हूँ, और नीचे वाली वैल्यू को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 का फैक्टोरियल और n-2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा हमें, ये फैक्टोरियल वाली जो वैल्यू है इसको इससे क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे n-1, ठीक है। और नीचे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से सॉल्यूशन करना है, n की वैल्यू निकालना है। 2 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 42 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस n को सॉल्व कर लेते हैं। n ज़ा n स्क्वायर माइनस n वन ज़ा n, और ये क्या हो जाएगा 42। इसको इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा n का स्क्वायर n और माइनस का 42 इक्वल टू 0। अब तुम पर डिपेंड करता है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें या फिर आप इसको किसकी मदद से कर लें, मिडल टर्म ब्रेक से कर लें। मैं फ़िलहाल मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व करता हूँ। क्या लिखूँगा, n लिखूँगा स्क्वायर माइनस 7n और माइनस प्लस का मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6n लिख दूंगा। ठीक है, और माइनस का 42 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अगर 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का n बचेगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा n माइनस 7। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस का 6, तो क्या बचेगा 6 से 6 का था तो n बचा, और 6 7 ज़ा 42 माइनस का प्लस माइनस माइनस 7 का 42। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास n माइनस 7 और यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो अब कैसे होगा, n माइनस 7 जो है वो किसके बराबर ले लूँगा, 0 के आइडर और कर लेंगे, और n प्लस 6 किसके बराबर ले लूँगा, 0। ये जो टर्म है 0 के बराबर, ये वाली जो टर्म है वो 0 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस का 7। ठीक है, और मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6। तो याद रखना जो आंसर होगा, सोल्यूशन सेट होगा, वो क्या होगा मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके पास जो n की वैल्यू है वो बिलोंग्स नहीं करना चाहिए किससे, मतलब ये -6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, नेचुरल नंबर से। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर चाहिए नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास जो पार्ट 2 है उसका जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ वो मैं देख लेता हूँ। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, C3 लिखा हुआ है। NC3 बराबर किसके, 4 के बराबर है। अब इसको बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सेम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जो अभी हमने अप्लाई किया है। NC3 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं फार्मूला में कि ये कैसे खुलेगा। n लिखूंगा, c लिखूंगा, 3 लिखूंगा, मतलब n का फैक्टोरियल, r मतलब 3 का फैक्टोरियल, और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू को पुट कर दूंगा। ज़रा पुट करके देख लो क्या आ रहा है मेरे पास। तो इसकी जगह ये लिख देता हूँ n का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और n माइनस 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। तो 4 लिख दिया। अब याद रखना ये -3 तक गया हुआ है, तो इसको मैं -3 तक ओपन कर दूंगा। चलो को ओपन करके देखते हैं। n लिखूंगा, n में -1 करवाऊंगा, फिर n में -1 का -1 तो -2 हो जाएगा, फिर n में -1, इसमें -1 करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा -3, और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा नीचे तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 4। इससे ये आई टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात हमारे पास नहीं है। अब 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल मेरे पास 6 होता है। तो क्या लिख दूंगा, n लिखूंगा, n माइनस 1 लिखूंगा, n माइनस 2 लिखूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात है नहीं। अब क्या करना होगा, 6 को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेना होगा, और क्या हो जाएगा, 6 4 से मेरे पास क्या होता है, 24 होता है। तो क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और इसको एज सॉल्व करते हैं। अब क्या करना होगा, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो आज मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, n को वैसे ही रहने देता हूँ। n ज़ा n स्क्वायर, फिर n को 2 से करूँगा तो -2n हो जाएगा, फिर -1 n से क्या होगा, माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 24। अब इस n को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n को n से करा तो n क्यूब हो जाएगा, -2n का स्क्वायर, और ये भी जब n से हुआ तो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो n का क्यूब -2n जो लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3n का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, ये प्लस का 24 है, यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास ये ना क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, सिंपल है, या तो आप इसको आपने कौन से फार्मूला से कर लें इसको सॉल्व,
इसको आप कर लो कि क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है इसमें, इसको दिखा के कर देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले आपने मॉड आपने क्या दबाना है, मॉड दबाना है। उसके बाद 5वें नंबर पे इक्वेशन करोगे और सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है 3 उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे इसके आपको वैल्यूज़ लिखना होगा। एन के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो 1 लिखोगे, इक्वल टू का निशान डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखूंगा, फिर इक्वल टू का निशान डालूंगा। फिर प्लस का 2 है, फिर इक्वल टू का निशान डालूंगा। उसके बाद क्या लिखा, माइनस का 24 है तो 24 लिख कर क्या डाल दूंगा, इक्वल टू का निशान डाल दूंगा। फिर इक्वल करूंगा, देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास एक दफ़ा x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। दूसरी वैल्यू मेरे पास -1/2 प्लस 2.39, तो एक वैल्यू तो मुझे मालूम पड़ जाएगी मेरे पास क्या आ रही है, 7 आ रही है। या तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं जो आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ आप ऐसे सॉल्व कर लो। साइंटिफिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब पहले आप एन की वैल्यू मालूम कर लो कि क्या आ रहा है, फिर उसका साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई करो, पूरा सॉल्व करो। या फिर जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ उसके हिसाब से कर लो कि आपने क्या करना होगा, एन का क्यूब वैसे ही लिखना होगा। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो -4n का स्क्वायर और प्लस का क्या लिख दो, n लिख दो, ठीक है। n का स्क्वायर लिख दो, तो 4 में से n जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बच जाएगा। उसी तरह से अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो -4n और प्लस का 6n, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा, और माइनस का क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब क्या करो, कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन ले लो। तो मेरे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, n का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो n का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, n-4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास n आ रहा है तो n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n-4 बचेगा यहाँ से भी, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, n-4 ही बचेगा, 6 4 24 इक्वल टू 0। तो देखो मेरे पास ना एक इक्वेशन मतलब कि एक मिडल टर्म ब्रेक टाइप का बन गया है। तो n-4 को मैं क्या ले लेता हूँ, सब में से कॉमन, तो क्या बच रहा है, n का स्क्वायर प्लस का n और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि n-4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के आइदर, और यहाँ पे और में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 6 प्लस n और प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो याद रखना, तो n की वैल्यू मेरे पास एक आ गई 4, जो मैंने आपको कैलकुलेटर में करके पहले ही दिखा दिया था, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और आगे चल के इसको सॉल्व करना होगा। तो या तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही से सॉल्व होगा, तो आप कोशिश करो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1, जबकि c की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पर 6, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, n बराबर होता है मेरे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला लगा रहा हूँ, n लिखूंगा, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 1 और c की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1, तो n की वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, कैलकुलेटर में आ चुकी थी वैल्यू, लेकिन वो ना पॉइंट में वैल्यू आई थी, और जो कि मुझे पॉइंट में वैल्यू आपको देनी नहीं थी, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का निशान होगा, 4 6 मेरे पास कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। 6 4 24, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो n लिखूंगा, माइनस का 1 लिखूंगा, प्लस माइनस लिखूंगा, अंडर रूट माइनस का 23 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 हो जाएगा। अब आप कोशिश कर सकते हो इसको आयोटा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो मेरे पास इसमें से आंसर कौन सा बन के निकलेगा, जो प्लस वाली वैल्यू होगी, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू नहीं। मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, n-1 प्लस अंडर रूट 23 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, और एक मेरा आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला होगा, ये भी आंसर है, ठीक है, और ये वाला भी मेरे पास क्या आंसर है। तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट तो बहुत आसान सा है, देखने में शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन है क्या, बहुत आसान। मैं क्या लिखूंगा, n लिखूंगा, c 12 लिखूंगा, इक्वल टू का निशान n c 6 लिख दूंगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इसमें से n की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलो n की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n
6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका, आसान तरीका ये है कि आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, इसी सवाल को वापसी उतार देना होगा, ठीक है। तो मैं इसी सवाल को क्या करता हूँ, वापसी उतार सकता हूँ। या तो आप इसको फॉर्मूला में खोल लो कि मेरे पास क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है, फिर मेरे पास n फैक्टोरियल और n-12 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से खोलो और ऐसे करो। या फिर आप एक काम कर लो कि हम इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसी को n से माइनस कर देंगे, n-12, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, n-12 होती है, ठीक है, मतलब n-r करते हैं ना। और यहाँ पे क्या होता है, और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n/6 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इसको एक दूसरे के इक्वल बनाने के लिए इस वाली टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी वैसे लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट ही इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये n से n कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, n-12 = 6। तो माइनस का 12 इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो 6 + 12, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 18, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अब चलें आ जाएँ इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं पार्ट 4 के अंदर क्या है मेरे पास। तो पार्ट 4 की जो वैल्यू है उसमें ही लिखा हुआ है NC15 बराबर है किसके, 7 × 16 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 का फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास 4 का आंसर है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ये बदनी क्या आ गया, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उस सवाल को वापसी उतार लेना होगा। तो 17 × 16 और नीचे क्या आ गया, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब आप एक काम कर लो, इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसका सलूशन बनाना होगा। तो वो किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास क्या होता है, ये n का फैक्टोरियल होता है और क्या हो जाएगा, r क्या है मेरे पास, 15 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास n-15 का फैक्टोरियल। n-r होता है तो मैंने n-15 का फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है मेरे पास, क्या लिखी हुई है, 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऊपर इसके 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं इस तरह से, देखो 17 लिखा × 16 लिखा, यहाँ पे मैं 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दूं और नीचे भी मैं क्या करूं, 15 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करवा दूं, तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा देखो 17, 16 और 15 यही हो रहा है ना, 17, 16 और 15 तक जा रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगी वैल्यू। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, n15 का फैक्टोरियल n-5 15 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 17, 16, 15 तक जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको 17 का फैक्टोरियल लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा, और नीचे वाली वैल्यू को 2 का फैक्टोरियल और 15 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने देता हूँ। अब मुझे ये वाली टर्म को ना ऐसा बनाना है, ठीक है। अगर मुझे इस वाली टर्म को ऐसा बनाना है तो मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ, देखो ऐसे बना सकता हूँ क्या, 15 का फैक्टोरियल n-15 का फैक्टोरियल बराबर हो गया किसके, 17 के फैक्टोरियल। अगर नीचे वाली टर्म को मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 15 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ क्योंकि इसमें 15 का फैक्टोरियल पहले है, और यहाँ पे लिख दूँ 17, ठीक है, क्या लिख दूँ, 17 माइनस क्या लिख दूँ, 15 लिख दूँ। अगर मैं 17 - 15 का फैक्टोरियल लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 17 - 15 कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल करो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया, और मैंने इसको आपको निकाल करके दिखा दिया वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाकी एक और पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो फिर आप दूसरा मेथड भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो इसको, नो इशू, कोई बात नहीं है। c लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और जो कि बराबर है किसके, 12 × 11, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, कैसे, सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी, NC10 बराबर है किसके, 12 × 11, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको फार्मूला में खोलो तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा,
नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास आर का फैक्टोरियल होता है तो मतलब 10 का फैक्टोरियल, और n माइनस 10 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। यही होगा ना, इसके अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और यहाँ पे क्या करेंगे 12, 11, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 के फैक्टोरियल से, और नीचे भी क्या करवा देंगे 10 के फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। तो n का फैक्टोरियल वैसे लिखा, 10 का फैक्टोरियल वैसे ही लिखा, n माइनस 10 का फैक्टोरियल मैंने वैसे ही लिख दिया। इक्वल टू का निशान डाला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 12 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और इस वाली टर्म को अगर ऐसा बनाना है तो क्या करूँगा 10 का फैक्टोरियल लिखूँगा, और क्या लिख दूँगा अगर मैं किस में से माइनस कर दूँ 10 में से, अगर मैं 12 में से अगर 10 माइनस कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा मेरे पास वापसी 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि मुझे 10 यहाँ पे लिखना ही था ताकि ये कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। 12 में से n माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल के। 12 से फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है। सिंपल, ये n की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और उसको एक दूसरे से वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जो कि कह रहा है कि आपने क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r व्हेन। आपने n और r की वैल्यू निकालना है जबकि आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने याद रखना है कि हमें सबसे पहले n की वैल्यू को r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस सवाल में। तो आप क्या लिखोगे n लिखोगे, p लिखोगे और r लिखोगे। ये फार्मूला होता है हमारे पास कि NPR बराबर होता है किसके NCR और r के फैक्टोरियल के, ठीक है। किसके बराबर होता है NPR बराबर होता है NCR r के फैक्टोरियल के। तो मैं क्या लिखूंगा NPR की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है NPR की वैल्यू 210 है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास गिवन है वो लिख देना यहाँ पे ऊपर एक दफ़ा कि NPR की वैल्यू क्या है 210 है, जबकि मेरे पास NCR की वैल्यू क्या है 35 है। तो NPR की जगह क्या लिख दूंगा 210 लिख दूंगा, इक्वल का निशान, NCR की जगह क्या लिख दूंगा 35 लिख दूंगा, और R फैक्टोरियल की जगह मेरे पास R का फैक्टोरियल ही रहेगा। मुझे R की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ जाकर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी 210 लिखा जाएगा और 35 लिखा जाएगा, जिसके बराबर हो जाएगा R फैक्टोरियल के, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी R की वो क्या आ जाएगी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के देख लेना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 6। क्या आएगी मेरे पास 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा R का फैक्टोरियल। मुझे R फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे R की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल मेरे पास किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, मेरे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने R की वैल्यू निकाल दिया, एक पार्ट निकाल लिया। जब R की वैल्यू निकल जाएगा तो हम सिंपली इस इक्वेशन को लेते हुए n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने यहाँ पे R की वैल्यू क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसके n की वैल्यू को निकालेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगा हमारे पास NPR के ज़रिए निकालूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, NPR मुझे R की वैल्यू मालूम पड़ गई तो क्या लिख दूंगा R की जगह लिख दूंगा मैं मेरे पास क्या आई थी 3 आई थी ना, 3 लिख दूंगा और 2 मेरे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि हमें मालूम है NPR का फॉर्मूला क्या होता है कि n का फैक्टोरियल होता है और नीचे क्या होता है n माइनस R का फैक्टोरियल। तो n माइनस 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, जो कि बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास 210 के बराबर हो जाएगा। मालूम है ना जो जितनी टर्म नीचे लिखी हो तो उतने ऊपर ओपन कर लेते हैं, ज़रा ओपन कर लो कैसे होगा n माइनस 1, इसमें माइनस 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा n माइनस 2 हो जाएगा, और फिर इसी में माइनस को करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास n माइनस 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 3 के फैक्टोरियल से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा और n माइनस 2 बचेगा, और ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। यही क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसी तरह से बनते जा रहा है वैल्यू। तो पहले n को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा n ज़ा n स्क्वायर, फिर n को 2 से तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस 1 n ज़ा क्या होता है मेरे पास n होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 2 ज़ा क्या होता है 2 होता है, किसके बराबर हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस n को भी मल्टीप्लाई कर देना हो तो n का क्यूब हो जाएगा माइनस 2n का स्क्वायर, फिर यही n से होगा तो n का स्क्वायर प्लस 2
n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे n का क्यूब माइनस 2 प्लस n किसके बराबर 3n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2n और ये प्लस का 210 था यहाँ पर आके माइनस का 210 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर दो जैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था, या फिर आप उसकी तरह से कर दो। तो चलो आ जाओ, कैसे लिखेंगे, n का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7n का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचेगा 3 बच जाएगा। और इसकी जगह क्या लिख दूँ -28n प्लस का 30n, ठीक है। 28n प्लस का 30n क्या होगा प्लस का 2n हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 210 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है n, तो क्या बचेगा n - 7, ठीक है। n का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, n का स्क्वायर n - 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4n आ रहा है। तो क्या लिखूँगा कॉमन 4 लूँगा और n लिखूँगा। 4n से 4n करा तो मेरे पास n बचा और 4 7 28 होता है, तो 28 बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास 30 कॉमन आ रहा है, तो 30 हो जाएगा, तो 30 लूँगा तो n - 7 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि 37 210 होता है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो कॉमन क्या रहा है, n - 7 कॉमन सब में से आ रहा है, तो ये ले लिया। बचेगा क्या n का स्क्वायर प्लस का 4n और प्लस का क्या बच रहा है 30 इक्वल टू 0। तो आइडर और करेंगे, ठीक है, कि n - 7 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस का 30 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मिडल टर्म ब्रेक से करो सॉल्व या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे क्योंकि मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, n बराबर होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac अपॉन क्या होगा 2a। तो क्या लिखेंगे, n की जगह n लिखेंगे, माइनस b की जगह क्या लिख देंगे 4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 30 लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब नीचे आना होगा, 2 को a से मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो n वैसे ही लिखूंगा, -4 वैसे ही लिखूंगा, प्लस माइनस वैसे ही लिखूंगा। 4 4 16 होता है, -4 30 कितना होता है मेरे पास, 4 30 मेरे पास होता है 120। तो क्या लिख दूंगा 120 लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर n लिखूंगा, ये वैल्यूज़ को हमने लिखते ही जाना है, ठीक है। माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे पास 120 में से -16 होता है, तो मेरे पास आता है 104, तो माइनस का 104 अपॉन क्या आ जाएगा 2। अगर आपने इसकी वैल्यू को मज़ीद सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। n लिखते हैं, -4 लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, अंडर रूट 104 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इसमें से जो प्लस वाली वैल्यू होगी ना वो मेरा क्या होगा आंसर होगा। कैसे, n -4 प्लस अंडर रूट 104 आयोटा अपॉन 2, एक ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है, और एक मेरे पास 7 आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या होगी आंसर होगी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, इसको पूरे को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलें आ जाए इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 आ गया है जिसमें लिखा हुआ है n - 1 CR - 1, ठीक है, रेशो, फिर n CR, फिर रेशो, फिर n + 1 CR + 1 इक्वल टू का निशान है। और उसके बाद लिखा हुआ है 3/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसमें से हमें r और n की वैल्यू क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि n CR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है r का फैक्टोरियल, n - r का क्या होता है फैक्टोरियल। ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको ओपन करना होगा। तो n का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n - 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल मतलब r - 1 का फैक्टोरियल। तो r - 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास
मेरे पास नीचे वाली वैल्यू में क्या होगा, लिखा हुआ होता है n माइनस आर। तो n की वैल्यू क्या है, n माइनस वन है, ठीक है, और फिर माइनस का निशान है और फिर उसके बाद r लिखा हुआ है। तो r की वैल्यू क्या है, r माइनस वन है, तो क्या लिखूंगा, r माइनस वन लिख दूंगा और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद मेरे पास ये निशान पूरा लिखना होगा, फिर मेरे पास रेशियो का निशान डालूंगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा, फिर रेशियो का निशान डालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा, n प्लस वन का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, r प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, इसका फैक्टोरियल होगा और फिर एक ब्रैकेट डाल देता हूँ करली, जिसमें क्या लिखूंगा, n माइनस आर। तो मतलब n की वैल्यू क्या है, n प्लस वन है, जो कि माइनस किससे हो रहा है, ये r प्लस वन से हो रहा है और ये फैक्टोरियल हो जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास हो गया, इक्वल टू का निशान है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3:6:11। तो मैंने वही टर्म यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, n माइनस वन का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या होगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, n लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस का r होगा और माइनस प्लस प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया और उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल का निशान भी डालेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल डाल देता हूँ, फिर डॉट n फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल और यहाँ क्या हो जाएगा, r प्लस वन का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, n प्लस वन माइनस प्लस माइनस का r और माइनस प्लस प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है, नहीं माइनस प्लस माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का वन होगा, ठीक है। और ये फैक्टोरियल और आगे क्या होगा, इक्वल टू का निशान, 3 6 और 11, ठीक है। अब देखो हमारे पास बच क्या आ रहा है, n माइनस वन, ठीक है, ये माइनस से प्लस कट जा रहा है तो क्या बच रहा है मेरे पास यहाँ पे r माइनस वन और यहाँ पे क्या बच रहा है, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। रेशियो का निशान, n का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का क्या हो रहा है, फैक्टोरियल। डॉट का निशान, यहाँ पे क्या बच रहा है, n प्लस वन का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बच रहा है, r प्लस वन का फैक्टोरियल। प्लस वन से माइनस वन कट रहा है तो क्या बच रहा है, n माइनस r का क्या हो रहा है, फैक्टोरियल, जो कि बराबर है किसके, 3 6 और 11 के, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके यहाँ तक दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें पहले इन दोनों को कंपेयर करके देखना होगा, फिर इन दोनों को, ठीक है, एक दूसरे से, और इसको सॉल्व करना होगा एक एक करके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को लिखता हूँ, ठीक है। तो n माइनस वन का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का क्या होगा, फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। रेशो n का फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसके आगे वाली टर्म को भी लिखना होगा, 3 और 6 है ना, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मुझे रेशियो को चेंज करना है, किसको, रेशियो को चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही लिखा, मल्टीप्लाई का निशान डाला, ये ऊपर और ये नीचे, तो r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल, और इसको वैसे ही रहने देता हूँ 3/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल कट जा रहा है यहाँ से, तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है। और कोई दूसरी वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट हो रही है क्या, मेरे पास और दूसरी कोई वैल्यू कैंसिल आउट, फ़िलहाल तो यहाँ पे n से ये कर गया, r माइनस वन है, ठीक है। इसको वापसी लिख देते हैं कि n माइनस वन का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, अगर नीचे मैं ऐसे लिख दूँ इसमें n और n माइनस वन लिख दूँ, इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे n को एक्सपेंड कर सकता था। तो इस n से क्या हो जाएगा, ये वाला n भी मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मेरे पास ये कैंसिल आउट हो सकता है, किस तरह से, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, ठीक है। तो ज़रा इसको करके देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे r माइनस वन का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का निशान, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, r माइनस वन का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 3/6, ठीक है। तो देखो n से ये अलग टर्म कट गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, r n 3 6, क्या बच रहा है, r
n और 3 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ ले जाओ तो और इसको इधर ले आओ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया आपको सॉल्व करके बता दिया। n की वैल्यू अभी निकली नहीं है, इसको भी निकालना होगा हमें। अब क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पहले कंपेयर किया था ना, और इससे मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, इससे मेरे पास वैल्यू आई थी n 2r आई थी। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसी के आगे सॉल्व करना होगा। कैसे कि मुझे अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किस तरह से करेंगे, मैं लिखता हूँ। पहले लिखूंगा n फैक्टोरियल, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखूंगा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या था n फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये टर्म मैंने लिख दिया, फिर रेशियो का निशान डाला, और जो 11 वाली टर्म थी ना मेरे पास, ये वाली टर्म ये वाली, तो लिखूंगा n प्लस 1 का क्या लिखूंगा फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, n फैक्टोरियल साथ लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल के आगे r फैक्टोरियल लगा दूंगा और n माइनस r लिख दूंगा। बल्कि पहले ये सवाल लिख देता हूँ, फिर बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा, पहले वही सवाल उतार देता हूँ। n प्लस 1 का क्या है फैक्टोरियल है, और नीचे क्या आ जाएगा r प्लस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, जो कि बराबर होगा 6:11 के। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसको मज़ीद एक्सटेंड करना होगा। तो कैसे करूँगा वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, n का फैक्टोरियल वैसे ही लिखूँगा, r का फैक्टोरियल वैसे ही लिखूँगा, n माइनस r का फैक्टोरियल वैसे ही लिखूँगा। ठीक है, और रेशियो का निशान वैसे ही डालता हूँ। देखो इसको ना मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। कैसे, n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसके आगे n लगा देता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कर सकते हैं इसमें एक्सटेंड। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल लगा सकते हैं। और नीचे क्या करूँगा, ये r वाली जो टर्म है ना, तो इसमें क्या करूँगा r प्लस 1 लिखूँगा और इसके आगे मैं r का फैक्टोरियल लगा दूँगा, और यहाँ पे n माइनस r के फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दूंगा, और ये क्या हो जाएगा 6:11। अब मल्टीप्लाई को डिवाइड, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का निशान, ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा r प्लस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और उसके साथ r भी लगा हुआ है तो r भी लगा दूंगा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ था n माइनस r का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा ये n प्लस 1 का और n का फैक्टोरियल। ठीक है, इस n के फैक्टोरियल से ये n का फैक्टोरियल कट गया, ये पूरा n प्लस r ये पूरा कट गया, यहाँ पे 6/11 वैसे ही लिख दिया। ठीक है, बच क्या आ रहा है, यहाँ पे r प्लस 1 बच रहा है, तो क्या लिखूंगा r प्लस 1 लिखूंगा। नीचे क्या बच रहा है n प्लस 1, तो n प्लस 1 लिख दूंगा, जो कि बराबर है किसके 6 और 11 के, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज़ कट गई है। ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11 r प्लस 1 इक्वल टू 6 n प्लस 1। ठीक है, तो 11 r से मेरे पास क्या होता है 11r प्लस 1 11 से मेरे पास क्या होता है 11, 6 n से क्या होता है 6n, और 6 1 से क्या होता है 6। ठीक है, तो यही होता है। तो मैंने लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब हमें मालूम है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू जो अभी हमने निकाला था यहाँ पे कि n बराबर था 2r के, तो क्या लिखूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ n किसके बराबर है 2r के बराबर है। तो क्या लिख दूँगा 11r वैसे ही लिख दूँगा, प्लस 11 लिखूँगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 11r प्लस 11 12r प्लस का 6। ठीक है, अब हम r की वैल्यू ना निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर 11r को इधर ले जाऊँ और 6 को इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11 यहीं पर आएगा, ये वाला माइनस का 6 हो जाएगा, 12r माइनस का 11r। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 में से 11 के तो r बचा, और 6 में से ये गया तो मेरे पास कितना बचा 5 बचा। तो r की वैल्यू 5 आ गई, जो कि हमें निकालना था। जबकि हमें मालूम है कि n बराबर होता है किसके 2r के, तो r की जगह क्या आ सकता है मेरे पास 5 आ सकता है, और 2 5 से कितना होता है 10। तो मेरे पास n की वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था सॉल्व करना हमने इस वाले सवाल को, और हमारे पास सबसे पहले क्या आई थी, सबसे पहले मेरे पास इसकी वैल्यू निकल कर आई थी कौन सी, मेरे पास आई थी इसमें r की वैल्यू आई थी, n की वैल्यू, एंड देन फिर हमने उसके आगे सॉल्व करा, और सॉल्व करते करते मैंने r और n की वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है जिसमें लिखा हुआ है 12CR जो है वो के बराबर है 12CR प्लस 4 के, देन फाइंड 6CR। मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इसकी मदद से, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ है ना उसे क्या कर लो, उतार दो। ठीक है, इस तरह का सवाल मैंने अभी आपको थोड़ी पहले सॉल्व भी करवाया था कि 12 ऊपर सेम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम इसमें यारी कंडीशन अप्लाई करें, 12 लिखें और हम क्या कर दें, 12 को माइनस करवा दें किससे, आर से, क्योंकि ये लिख सकते हैं ना इस वाले फार्मूला के तहत। और इस वाली टर्म को कैसे लिख दूं, 12 लिख दूं और नीचे क्या लिख दूं, आर प्लस 4 लिख दूं। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 12R इक्वल टू का निशान हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो R प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, नीचे वाली टर्म, इससे ये कट गया तो ये दोनों बच गया। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का R है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का R हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है तो यहाँ ये माइनस का 4 है, यहाँ के प्लस का 4 था, माइनस का 4, और R प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 में से अगर 4 माइनस करते तो 8 बचता है, और ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। नीचे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, और R 2 1 2 2 4 8, तो R की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। जब मेरे पास R की वैल्यू निकल गई है तो मुझे 6CR निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे, देखो 6 लिखूंगा, C लिखूंगा और R की जगह क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। जाहिर सी बात है ना, 4 आई है R की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 लिख दूंगा। अब क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। किस तरह से आगे बढ़ना होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इस तरह की वैल्यू होती है तो उसमें मेरे पास n की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, और r की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो 6C4 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लिख दो, 6 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, n की जगह 6 का फैक्टोरियल, r की जगह 4 का फैक्टोरियल, माइनस 6 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास बस सॉल्व होते जाएगा और देखते जाएंगे हम किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा सवाल है। तो मेरे पास 6 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 720 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, 720 लिख दूंगा। अब मेरे पास जो 4 का फैक्टोरियल है इसको देख लेते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल मेरे पास 24 के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, 24, और 6 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचा, 2, और 2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल मेरे पास किसके बराबर होता है, 2e के बराबर होता है। तो 6C4 बराबर हो जाएगा 720, और यहाँ क्या आ जाएगा, 24 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना। 2 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 48 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 48। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 72 को डिवाइड कर देता हूँ 48 से, तो मेरे पास क्या इसका आंसर आ रहा है, मेरे पास जो इसका आंसर बनकर आ रहा है, एक बार मैं फिर से गौर से चेक कर लेता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है, ये 6 का फैक्टोरियल था। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 का फैक्टोरियल, और ये माइनस में डायरेक्ट इसमें कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूंगा, मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, 6 लिखूंगा और इसका शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल लिखूंगा। ठीक है, और नीचे क्या लिख दूंगा, 4 का फैक्टोरियल, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो मेरे पास 2 बचा, और 2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, एक मिनट, मैंने गलती से ये डाल दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिलीट करो, शिफ्ट दबाओ, फिर फैक्टोरियल डालो, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है कि मेरे पास ये 720 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 48 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 15 ही आ रहा है। बिल्कुल सही है, 15 ही आ रहा है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6C4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। तो ये पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 भी हमारे पास बिल्कुल सेम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस मदद से। ठीक है, अगर आपने लेना है मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आप इसको सही से ले सको। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये है सवाल शुरू है, और यहाँ पे आकर के ये सवाल क्या हुआ है, एंड हुआ है। ठीक है, तो चले आ जाए, इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। बस लास्ट चल रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो पार्ट 2 के अंदर क्या है, पार्ट 2 के अंदर मुझे कह रहा है, इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि C12 वाला कर लिया हमने, इसमें लिखा हुआ है n लिखा हुआ है। अब r की वैल्यू ना गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C10 हो जाएगा। फाइंड करने बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, 25Cn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे n की वैल्यू को क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा, चलो कर लेते हैं सॉल्व। सिंपल है, सेम है, उसी मेथड को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, NC12 लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा, NC10 लिखूंगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ, n
और क्या लिख सकता हूँ n-12 लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने लिख कर दिखा दिया। और इस वाले टर्म को मैं ओपन नहीं करूँगा, इस वाले टर्म को मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। n से n कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या बचेगा, n-12 इक्वल टू 10, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 -12 में यहाँ +12 हो जाएगा, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, 22 लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये निकालना है वैल्यू, तो निकाल लेते हैं। 25 लिखूंगा c और n की जगह क्या आ जाएगा 22, जो कि बराबर होता है किसके, 25 के फैक्टोरियल मतलब n के फैक्टोरियल, फिर 22 का फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 25 - 22 का फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर में ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने डाला 25 लिखा, इसका फैक्टोरियल लिखा, नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या लिखूंगा, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखूंगा मैं 22 का, फिर शिफ्ट दबाऊंगा, ये दबाऊंगा तो फैक्टोरियल आ जाएगा, ब्रैकेट का निशान, 25 - 22 ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका भी क्या लगा दूंगा फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या आ रहा है 2300। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2300। तो 25 C 22 की वैल्यू क्या आ रही है 2300, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल को सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग बोर्ड में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इल्म का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।